हेलो एवरीवन, मैं शोएब आज आप सभी का स्वागत करता हूं टेस्ट पेपर लाइव में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर के बारे में जिसे कहा जाता है बैड सोर। हम आज बात करेंगे बैड सोर के बारे में। ये बैड सोर क्या होता है, कितनी तरीके का बैड सोर होता है, बैड सोर का क्या नाम होता है, कितनी स्टेजेस होगी, तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं साथियों। और याद रखिएगा, इनका मैनेजमेंट भी हमें देखना है। ये बैड सोर प्रेशर सोर के और डेक्यूबिटस अल्सर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? डेक्यूबिटस अल्सर। डेक्यूबिटस अल्सर, बैड सोर, प्रेशर सोर, इन नाम से जाना जाता है, जिन्हें एक ही चीज कहा जाता है। बैड सोर को कॉमनली बैड सोर से नाम से जाना जाएगा। तो आप दोनों चीजें, तीनों चीजें आप पढ़ सकते हैं, तीनों चीजें समझ सकते हैं। बैड सोर क्या होता है, प्रेशर सोर क्या होता है और डेक्यूबिटस अल्सर क्या होता है। तो साथियों, ये बैड सोर जो होता है, बैड सोर, याद रखिएगा, ये बैड सोर के बारे में पूरी डिटेल दूंगा और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे कि आपको बैड सोर का कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। हमें हमारा सबसे पहला स्किन का डिफेंस मैकेनिज्म देखना है। सबसे पहले हमारी डिफेंस मैकेनिज्म स्किन होती है। आपकी जो स्किन होगी ये प्रोटेक्ट करती है। तो हम ये समझ सकते हैं स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आपकी स्किन जो होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। आपके बॉडी के अंदर जो हार्ट है, आपके बॉडी के अंदर जो लिवर है, इन सबको बचाने का काम जो होता है स्किन का होता है। मान लीजिए कोई धूल मिट्टी आ रही है तो आपकी स्किन के ऊपर ही लग जाएगी, अंदर तक नहीं जाएगी। या आपको चोट लगी है तो स्किन के द्वारा ही होती है, स्किन को बचाती है। तो स्किन आपको क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। यहां क्या होता है साथियों, बैड सोर, प्रेशर सोर या अल्सर सोर जो होते हैं ना, ये क्या होता है, एक इंसान जैसे कि जो कोमा में पड़ा हुआ है, तो लंबे समय से जो कोमा में पड़ा हुआ है, तो उस पेशेंट के क्या होगा, हाथों के नीचे जैसे कि जहां प्रेशर पड़ रहा है वहां की स्किन में ब्लड सप्लाई नहीं होगी, सर्कुलेशन नहीं होगा। और सर्कुलेशन नहीं होगा तो खाल की जो लेयर्स होती है, स्किन की लेयर, वो कटती 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 घाव दे जाती है, जिसे कहा जाता है बैड सोर कहा जाता है। आपको मैं डायग्राम इमेज के द्वारा दिखाता हूं बैड सोर कैसा दिखता है। इस घाव को कहते हैं बैड सोर कहा जाता है साथियों। ये आपका पहले तो अर्लियर स्टेज इस तरीके से दिखता है, लाल लाल होने लग जाता है। फिर जैसे जैसे हम उस पर केयर नहीं करते तो ये क्या होता है, घाव बनता चला जाता है, बनता चला जाता है। एक ऐसा टाइम भी आ जाता है कि ये घाव जो होता है, वुंड जो होता है, ये याद रखिएगा हड्डियों तक पहुंच जाता है कि इंसान की हड्डी भी गला देता है। तो हमें ये समझना है स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसी स्किन के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, टिश्यू का डैमेज हो रहा है। तो आप देखेंगे बैड सोर क्या होता है, बैड सोर क्या चीज है? इट इज अ लोकलाइज्ड, it is a localized damage to the skin, localized damage to the skin and underlying tissues and underlying structures। तो गाइस यहां आपको देखना होगा कि आपके जो स्किन होती है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए, एक जगह की स्किन हटने लग जाए, स्किन के टिश्यू का खराब होना हो जाए, और साथ के साथ स्किन के नीचे वाली जो चीजें आती हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम बैड सोर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैड सोर कहते हैं। तो आप देखेंगे हमारी स्किन ये है, हमारी स्किन के ऊपर ये टिश्यू भी डिस्ट्रक्ट होने लगा है और अंदर के जितने स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रक्ट होने लग गए। तो आप देखेंगे कि हमारी स्किन जो होती है वो किन किन चीजों से मिलकर बनती है। लेयर देखिए, सबसे पहले तो स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको कहा जाता है एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है।
दूसरी लेयर जो होती है उसे कहा जाता है डर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? डर्मिस कहा जाता है। तो पहली तो एपिडर्मिस, डर्मिस, फिर नीचे आती है सबक्यूटेनियस लेयर। एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, और सबक्यूटेनियस का ही नाम हमने क्या दिया? हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है, हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है। तो एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, फिर नीचे की तरफ आपकी पूरी मसल्स आ जाती हैं गाइस, मसल्स, और मसल्स के नीचे आपकी क्या होती हैं? इस तरीके से बोन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बोन पाई जाती है। तो साथियों जब आपका बैड सोर होता है तो बैड सोर क्या होगा? यहां से आपका इस तरीके से ये पार्ट को डिस्ट्रक्ट करना चालू करेगा, फिर ये पार्ट जो है वो बढ़ते बढ़ते नीचे की तरफ आते आते पूरा आपके मसल्स, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनिया, मस्कुलरिस आपके, और याद रखिएगा बोन, इन सब को डिस्ट्रक्ट कर देता है। इसी को हमने नाम दिया बैड सोर कहा गया। तो आपसे कभी भी बैड सोर पूछा जाए तो बैड सोर क्या होता है? लोकलाइज्ड डैमेज होता है स्किन का और स्किन के नीचे वाली टिश्यू। भाई स्किन तो यहां तक आपकी स्किन हो गई, यहां आपके फैट वाले टिश्यू आ गए, सबक्यूटेनियस फैट आ गई, ये आपकी मसल्स आ गई, मसल्स भी चली गई, यहां आपकी वेन्स आ सकती है, वेन्स, आर्टरीज, इनका भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है और बोन का भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इसी को हमने क्या कहा? इसी को हमने बैड सोर कहा। साथियों याद रखना ये बैड सोर जो होता है, बैड सोर यानी कि डेक्यूबिटस अल्सर जो होता है, इसका कारण क्या होता है? क्यों ये एक इंसान में होता है? कॉजेस ऑफ बैड सोर। बैड सोर होने का क्या कारण होने वाला है? तो गाइस बैड सोर होने का कारण आप देखेंगे, जो इंसान सबसे ज्यादा क्या होते हैं सर? जो मूव नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? मूवमेंट नहीं दे सकते, उनमें बैड सोर होता है। भाई बहुत सारे पेशेंट हैं जो क्या करते हैं, जो बेड रिडन होते हैं, बेड से चल फिर नहीं सकते, तो उनमें बैड सोर होने का चांस, क्योंकि क्या होता है बैड सोर में ये होता है कि बेड पे पेशेंट पड़ा हुआ है, तो जिस तरफ पड़ा हुआ है वो एक तरह से दबने लग जाता है, वहां की खून जो होता है सप्लाई, ब्लड सप्लाई, वो दबने लग जाएगा। जब ब्लड सप्लाई दबेगा तो ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड में होती है ऑक्सीजन। यहां मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपका पेशेंट जो है वो इस तरीके से पड़ा हुआ है, किस तरीके से? इस तरीके से पड़ा हुआ है। तो हमने क्या देखना है? हमारे यहां से हार्ट से ब्लड जो होता है वो ब्लड पंप हो रहा है उसके पूरे बैक में, पीछे कमर की तरफ पूरे बैक में ब्लड पंप हो रहा है। तो ब्लड को ले जाने वाली भाई आर्टरी होती है, फिर आर्टरी से इस तरीके से डिवाइड हो जाती है, फिर ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में बन जाती है, होता है ना इस तरीके से ब्लड वेसल बन जाती है। तो यहां याद रखना, यहां जो पार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, जो भी पार्ट है पीछे का, तो वहां की जो ये ब्लड वेसल है ये रुक जाएगी। क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। और हम जानते हैं ब्लड जो होता है, ब्लड जो होता है, ब्लड कंटेन करता है आपके ऑक्सीजन और आपके न्यूट्रिएंट्स को। ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, और ये दोनों चीजें आपकी जरूरी होती है जिंदा रहने के लिए, लिविंग के लिए। तो हमने क्या देखना है? बैड सोर कहां हो रहा है? ऐसी जगह पे हो रहा है जहां पर ये ब्लड का परफ्यूजन जो है ना, परफ्यूजन का ये ब्लड जो है यहां के सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा, इन सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा, तो याद रखिएगा वहां वो सेल मरना चालू कर देंगे। यही कुछ हो रहा है, जैसे कि जो पेशेंट आपके क्या होते हैं? बैड बाउंड होते हैं, यानी कि पेशेंट्स हु आर on bed or chair, who are on bed or chair bounded, यानी कि वो पेशेंट जो कि आपके क्या है, या तो बिस्तर के ऊपर पड़े रहते हैं या आपकी चेयर के ऊपर पड़े रहते हैं, तो याद रखिएगा उन सब में आपको बैड सोर होने के आसार दिखेंगे कि वो लंबे समय तक बेड पे पड़े हुए हैं। तो यहां सर्कुलेशन, भाई आज अपन मूव करेंगे तो खून जो होता है, ब्लड जो होता है, वो हर डायरेक्शन में, हर सेल तक पहुंचेगा। अब आप एक जगह पड़े हो, तो आपके एक हाथ में पड़े हो, तो याद रखना यहां दबता जा रहा है, ये पार्ट दबता जा रहा है और यहां डिस्ट्रक्शन। तो जो साथी क्या होते हैं, बेड या फिर चेयर के ऊपर पड़े रहते हैं, उनके साथ भी यही होता है, बैड सोर होता है।
यहां दूसरे कौन से होते हैं? जिन साथियों के सेंसरी और मोबिलिटी डिफेक्ट आ जाता है उनमें भी आपको बेड सोर देखने को मिलेगा। भाई आज अपन सो रहे हैं, सोते सोते मुझे लगा कि यार गर्म हो गया, गर्मी आ गई, दर्द हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं, पोजीशन मूव कर लूंगा, है ना। बट कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, रीढ़ की हड्डी की इंजरी हुई, तो वो पड़े हुए हैं तो बिल्कुल वैसे ही पड़े रहेंगे, उनको पता नहीं हो रहा, यहां से सेंसेशन नहीं जा रहा कि यहां गर्मी हो रही है या ठंड पड़ रही है, कुछ नहीं पता। तो ये बेड सोर किन में देखा जाता है? ये पेशेंट में देखा जाता है, पेशेंट हु आर हैविंग सेंसरी एंड मोबिलिटी डेफिसिट। पेशेंट हु आर हैविंग सेंसरी एंड मोबिलिटी डेफिसिट। तो याद रखिएगा ये किन में देखा जा रहा है? जिन पेशेंट के अंदर सेंसेशन का काम करना खराब हो गया तो उनको बेड सोर की शिकायत आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि याद रखिएगा यही सेंसेशन होती है कि इंसान को बताती है कि उसको कहां मुड़ना है, किस डायरेक्शन मुड़ना है, क्या करना है, तो ये कर ही नहीं पा रहे, तो यही किसको कहा जाता है? पेशेंट हु आर सेंसरी और मोबिलिटी डेफिसिट। तो यही पेशेंट होते हैं जो सेंसरी और मोबिलिटी डेफिसिट माने जाते हैं, ठीक है। यहां हमें ये समझना है जैसे कि सेंसरी डेफिसिट मतलब कई बार क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी हो गई, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी हो गई। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी कैसे? गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, वो बेड रिडन पेशेंट है, बेड पे पड़ा हुआ है, उसको होश नहीं है कि किस तरीके से किस तरफ मुड़ूंगा, कहां गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है या नहीं आ रहा है, हीट का जनरेट हो रही है, कुछ नहीं पता। ये उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। किन में देखने को मिलता है? उनमें देखने को मिलता है। साथ के साथ ये आपको मैं बताऊं ये कहां देखने को मिलेगा? ये उन पेशेंट में भी देखने को मिलता है जो पेशेंट अपने बिस्तर में ही यूरिन और फीसिस कर देते हैं, यानी कि मोशन जो पास कर देते हैं वो बिस्तर में ही कर देंगे। पेशेंट हैविंग पासिंग urine and feces in bed। तो ये उन पेशेंट में भी देखने को मिलेगा जो क्या कर रहे हैं, बेड के अंदर यूरिन और फीसेस कर रहे हैं, तो उनमें भी आपको देखने को मिलने वाला है। माने कि यहां बेड में यूरिन और फीसेस का मतलब यह है कि वो इंसान जो होंगे वो मॉइस्चर प्रोवाइड करा रहा है। यूरिन और फीसेस क्या करा रहा है? मॉइस्चर प्रोवाइड करा रहा है। तो जो एक मॉइस्चर क्या होता है भाई, हीट तो मिल ही रही है, ब्लड सप्लाई हो नहीं रही, मॉइस्चर मॉइस्ट कर देगा, जगह को सॉफ्ट कर देगा। अब सॉफ्ट हो जाएगी तो स्किन बाय स्किन हटती चली जाएगी, तो ये भी नुकसानदायक है। तो जो इंसान अपने बेड के ऊपर ही भाई बेड के ऊपर यूरिन फीसिस कर रहे हैं तो वो मॉइस्चर नीचे की तरफ कमर में आता जाएगा, आने के बाद जिस जगह पे आ रहा है तो वहां की स्किन को सॉफ्ट करता जाएगा, लेयर बाय लेयर हटती जाएगी। तो जो लोग ये करते हैं वो भी कारण बन जाते हैं, बेड सोर के होने का कारण बना लेते हैं। याद रखिएगा यहां कई पेशेंट जैसे होते हैं जिनका क्या होता है, अनकॉन्शियस होते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट वो होते हैं जो अपने होशोवास में नहीं होते, उनको पता नहीं होता वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कोमा वाले पेशेंट, जैसे कि कोमा के अंदर जो पेशेंट होते हैं वो सब अनकॉन्शियस होंगे। तो अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, बेड सोर की कंडीशन देखने को मिलती है। कई ऐसे पेशेंट भी आपको देखने को मिलेंगे जो खुद ब खुद मूव नहीं कर सकते, जैसे कि एल्डरली पीपल होते हैं, एल्डरली पेशेंट होते हैं, बुजुर्ग जो पेशेंट होते हैं वो नहीं मूव कर सकते, वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए, वो नहीं मूव कर सकते। तो हम कहां देख सकते हैं, एल्डरली पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर भी हम देख सकते हैं कि ये कारण बनता है, कॉज होता है। एल्डरली पेशेंट हैविंग chronic illness, तो एल्डरली पेशेंट जिनको क्या हो रही है, क्रॉनिक इलनेस हो रही है, इमोबिलिटी,
इमोबिलिटी मतलब मूव नहीं कर सकते, तो उनके अंदर भी आप देख सकते हैं। और गाइस सबसे ज्यादा आपको और कहां देखने को मिलेगा, ओबेस पर्सन जो होते हैं, मोटे लोग, ओबेसिटी वाले, ओबेस पेशेंट, तो ओबेस पेशेंट में भी आपको बेड सोर देखने को मिलता ही है। तो हम क्या देखेंगे, जो ओबेस पेशेंट हैं उनके अंदर भी बेड सोर देखने को मिल रहा है। बेड सोर आपको आराम से नजर आ सकता है ओबेस पेशेंट के अंदर। ओबेस हुआ जिनके अंदर आपके सूजन आती हो, सूजन वाले एडिमेटस, ओबेस पेशेंट हो गए, एडिमेटस पेशेंट हो गए जिनमें सूजन आ रही है, तो वहां सूजन क्या होती है, हाथ इस तरीके से फूल जाएगा, फिर दबते 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 घटते घटते नुकसान होते होते वो बेड सोर बन जाता है। तो ओबेस पेशेंट हो गए और एडिमेटस पेशेंट हो गए, याद रखिएगा। और जिन पेशेंट के अंदर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज होती है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, उन पेशेंट्स के अंदर भी आपको देखने को मिलता है यही चीज, बेड सोर देखने को मिलता है। तो गाइस बेड सोर के अंदर आपको क्या हो रहा है, बेड सोर में मैं आपको बताऊं, बेड सोर तो एक घाव है, ठीक है। ये घाव होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपकी जो एक सेल तक वेंटिलेशन होता है, एक सेल तक परफ्यूजन होता है, सेल परफ्यूजन जो होता है वो अफेक्ट हो जाएगा। सेल परफ्यूजन मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का जाना बंद हो जाएगा। अब ये बंद होने के कारण क्या हो सकते हैं, या तो उसके ऊपर प्रेशर लग रहा हो, क्या लग रहा हो, सबसे मेन बात तो है प्रेशर का होना, साथ की साथ प्रेशर के साथ मॉइस्चर का पाया जाना, और मॉइस्चर के साथ साथ हीट का होना। प्रेशर पड़ रहा है, जगह पे प्रेशर पड़ रहा है, यहां मॉइस्चर भी पड़ रहा है और यहां हीट भी है, तो अपने आप घाव बनते चल जाएंगे। माने कि सेल परफ्यूजन कैसे रुकता जा रहा है, यहां पर आपकी ब्लड सप्लाई जो है, अगर ब्लड सप्लाई नॉर्मल जाती जाए, ब्लड सप्लाई नॉर्मल रहेगी, तो आप क्या कर पाओगे, आराम से आपके न्यूट्रिएंट, आपके ऑक्सीजन आराम से पहुंच जाएगी, कितना प्रेशर। बट यहां ब्लड सप्लाई के ऊपर हमारा क्या हो गया, हमारा प्रेशर पड़ गया, आपकी पूरी बॉडी पीछे की तरफ पड़ गई, तो आपने क्या कर दिया, वो ब्लड सप्लाई रुकती चली गई, ठीक है। तो ये तो आपके बेड सोर होने का इस तरीके से बन जाता है। यहां मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये बेड सोर जो होता है साथियों, ये स्टेजेस में बना होता है, स्टेजेस होती है इस बेड सोर की, क्या होती है, बेड सोर की स्टेजेस होती है, बेड सोर स्टेजेस आती है। बेड सोर स्टेजेस, अब बेड सोर की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, आप देखेंगे सबसे पहले तो होती है स्टेज 1, कितनी स्टेज, स्टेज 1 देखने को मिलेगी, उसके बाद स्टेज 2 आएगी, स्टेज 2 के बाद आपकी आएगी स्टेज 3, और आती है फिर स्टेज 4 आती है, क्या आती है, स्टेज 4 आती है। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, 4 स्टेजें आपको देखनी है। सबसे पहली स्टेज जो होती है स्टेज 1 जो होती है, स्टेज 1। अब साथियों स्टेज 1 में क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन ब्लीचेबल रेडनेस देखने को मिलेगी, माने कि जो पार्ट में होगा वो लाल देखने को मिलेगा, उसमें घाव नहीं देखने को मिलेगा, लाल देखने को मिलेगा। स्टेज 1 में क्या देखने को मिल रहा है, नॉन ब्लीचेबल रेडनेस ऑन बोनी प्रोमिनेंस, ऑन बोनी एरिया। आपको क्या देखने को मिल रहा है, लाल पना देखने को मिल रहा है, नॉन ब्लीचेबल रेडनेस ऑन बोनी एरिया। जो क्या है बोनी एरिया, अब याद रखना यहां की स्किन हमेशा इंटैक्ट पाई जाएगी। भाई घाव तो आपको लाल लाल दिख रहा है बट स्किन फटी हुई नहीं है, इंटैक्ट है बोनी एरिया विथ इंटैक्ट स्किन, बोनी एरिया विथ इंटैक्ट स्किन। तो यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां नॉन ब्लीचेबल रेडनेस ऑन बोनी एरिया विथ इंटैक्ट स्किन देखने को मिल रही है। साथियों यहां के जो घाव है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये घाव का कलर आपको रेड देखने को मिलेगा, कैसा देखने को मिलेगा, रेड कलर का है, कोई स्किन की लेयर हटी नहीं है, बस रेडनेस देखने को मिल रही है।
और रेडनेस के साथ साथ ये जो एरिया होगा ये पेनफुल होगा, दर्द होगा इस एरिया में। लाल है, दर्द है, साथ के साथ लाल और दर्द के साथ साथ याद रखना ये एरिया फर्म होता है। फर्म के साथ साथ याद रखिएगा ये ठंडा भी हो सकता है। भाई यहां घाव है तो इसके पास में या तो गर्म आ रही है, ये ठंडा होगा, या ये गर्म है तो ये ठंडा होगा। तो आपको क्या करना है, ये एरिया आपका हॉट भी हो सकता है, हॉट और कोल्ड देन सराउंडिंग एरिया, देन सराउंडिंग एरिया। तो आपका क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही है कि आपको लाल देखने को मिलेगा, पेनफुल होगा, फर्म होगा, हॉट और कोल्ड एरिया होगा। या तो ये बिल्कुल गर्म हो सकता है घाव, या बिल्कुल क्या होगा, ठंडा होगा सराउंडिंग एरिया के कंपैरिजन में। तो स्टेज 1 में ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको लाल देखने को मिलेगा। अब एक बार स्टेज 1 को डायग्राम से देख लीजिए, जिससे क्या होगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये आपका डायग्राम है साथियों। अब आप ये वाले स्टेज को देखिए, हमें इसको नहीं देखना, हमें देखना है इस स्टेज को। यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो रेडनेस वाला एरिया देखने को मिल रहा है, कोई स्किन फटी नहीं है, तो ये कहलाती है आपकी स्टेज 1 कहलाती है। क्या कहलाएगी, स्टेज 1। इस स्टेज 1 की खासियत क्या, यहां रेडनेस देखने को मिल रही है। क्या रेडनेस देखने को मिल रही है, यहां आपको क्या देखने को मिल रही है, रेडनेस। ये रेडनेस के साथ साथ यहां आपको पेनफुल होगा, ये क्या होगा, पेनफुल होगा। यहां आपको क्या, या तो ये ठंडा होगा या गर्म होगा सराउंडिंग टिश्यू से कंपैरिजन में। तो हमें यहां ये भी देखना है, हॉट और कोल्ड देन सराउंडिंग टिश्यू। हॉट और कोल्ड देन सराउंडिंग टिश्यू के कंपैरिजन में ये गर्म या ठंडा हो सकता है। तो आपको देखना है कि यहां की स्किन पूरी की पूरी इंटैक्ट है, फटी हुई नहीं है, इंटैक्ट स्किन देखने को मिल जाएगी। तो ये आपका स्टेज 1 है साथियों। क्या है, स्टेज 1 है। अब स्टेज 1 के बाद आप देखेंगे स्टेज 2 क्या होता है। स्टेज 2, स्टेज 2 में क्या होता है, तो स्टेज 1 में तो क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से हमने स्टेज बनाई थी। तो यहां आपके इस तरीके से, तो यहां रेडनेस हो रहा है, ये तो स्टेज 1। स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, आपकी जो एपिडर्मिस होती है वो घट जाएगी, वो कट जाएगी एपिडर्मिस, और आपकी डर्मिस जो होगी वो दिखने लग जाएगी। क्या होगा, डर्मिस दिखने लग जाएगी। तो हम स्टेज 2 को क्या बोलते हैं, रेड और पिंक कलर देखने को मिलने वाला है। रेड पिंक कलर, रेड पिंक कलर देखने को मिलेगा, और लाइट पार्शियल थिकनेस, लाइट पार्शियल थिकनेस देखने को मिलेगी। थिकनेस, लाइट पार्शियल थिकनेस कैसे, कि आपने जो ऊपर वाला पार्ट है यानी कि एपिडर्मिस जो होती है, एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस तो हट जाएगी, और एपिडर्मिस जब हट जाएगी तो आपको क्या होगा, डर्मिस दिखने लग जाएगी, ये वाली लेयर दिखने लग जाएगी। तो इसे को, ये दूसरी लेयर पे आ गए और हम दूसरी स्टेज पे आ गए, दूसरी लेयर दिखने लग गई, डर्मिस दिखने लग गई। तो यहां क्या हो रहा है, रेड पिंक कलर का घाव देखने को मिलेगा। लाइट पार्शियल थिकनेस तक आपकी ये हो जाएगा। लाइट पार्शियल थिकनेस मींस देयर इज अ स्लजिंग ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, बट यहां क्या हो रहा है, बट नो स्लजिंग ऑफ, बट नो स्लजिंग, बट नो स्लजिंग ऑफ डर्मिस। तो गाइज यहां याद रखिएगा, सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, एपिडर्मिस तो हट रही है पर डर्मिस नहीं हट रही। आपको क्लियरली डर्मिस दिख जाएगी। क्या होगा, आपको क्लियरली डर्मिस दिख जाएगी। साथियों यहां सेकंड स्टेज की एक विशेषता होती है, वो विशेषता क्या है, कि सेकंड स्टेज के अंदर,
सेकेंड स्टेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ब्लिस्टर देखने को मिल सकते हैं। यहां क्या पानी से भरे हुए, सीरम से भरे हुए ब्लिस्टर देखने को मिलते हैं। तो आप याद रखिएगा, ब्लिस्टर्स फिल्ड विथ सीरम, ब्लिस्टर्स फिल्ड विथ सीरम आपको देखने को मिल सकते हैं। और याद रखिएगा ये ब्लिस्टर रप्चर भी हो सकते हैं। तो आपको क्या यहां आपको इस तरीके से स्टेज सेकंड में देखने को मिलता है, ब्लिस्टर फिल्ड सीरम। अब गाइस यहां इमेज से और देखिए ये घाव किस तरीके से होने वाला है। ये घाव की तरफ देखिए, स्टेज 1 में तो आपकी सिर्फ एपिडर्मिस के ऊपर रेडनेस देखने को मिल रही थी, जहां इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। स्टेज 2 की तरफ चले तो हमारी एपिडर्मिस जो थी, एपिडर्मिस तो हट गई, यहां डर्मिस दिखने लग गई। क्या दिखने लग गई, डर्मिस की लेयर दिखने लग गई। ये स्टेज 2 होती है, स्टेज 2 ये होती है। अब यहां आप देख रहे हैं, यहां आपको कुछ ब्लिस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी ब्लिस्टर्स आ जाएं तो याद रखना ये स्टेज 2 के अंदर आप एंटर कर चुके हैं, जहां आपको ब्लिस्टर इजीली देखने को मिल रहे हैं। जब स्टेज 3 आती है तो यहां और ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। स्टेज 3 के अंदर, स्टेज 3 के अंदर क्या होता है साथियों, पहले तो एपिडर्मिस हट चुकी थी, अब स्टेज 2 के अंदर आपकी क्या नहीं, पहले तो आपकी क्या हुआ था, सिर्फ लालपन आया था स्टेज 1 में, स्टेज 2 में एपिडर्मिस हट गई। स्टेज 3 जब आती है तो स्टेज 3 के अंदर आपको क्या देखना पड़ेगा, फुल थिकनेस डैमेज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलने वाला है, फुल थिकनेस डैमेज, फुल थिकनेस डैमेज ऑफ टिश्यू, फुल थिकनेस डैमेज ऑफ टिश्यू देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, फुल थिकनेस डैमेज ऑफ टिश्यू देखने को मिलेगा। फुल थिकनेस डैमेज ऑफ टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। ये स्टेज 3 होती है, माने कि यहां क्या हो रहा था, एपिडर्मिस भी गई, डर्मिस के साथ साथ आप एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस भी चली गई, डर्मिस के साथ साथ अब ऐसा आ गया कि आपको सब क्यूटेनियस जो लेयर होती है वो विजिबल होने लग गई। पहले तो एक लेयर पे नुकसान हो रहा था, फिर दूसरी लेयर में तो डर्मिस दिखने लग गई, अब तीसरी लेयर में, तीसरे स्टेज में सब क्यूटेनियस दिखने लग गई। तो हम ये कह सकते हैं स्टेज 3 में क्या हो रहा है, सब क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस फैट, सबक्यूटेनियस फैट may become visible, subcutaneous fat may become visible but not be, यहां क्या हो रहा है, फैट, सबक्यूटेनियस फैट दिखने लग जाएगा। और याद रखिएगा साथियों, ये सबक्यूटेनियस फैट जो है ना, ये पूरा का पूरा आपके क्या करने वाला है, ये सबक्यूटेनियस फैट आपको इतना दिखने लग जाएगा कि एक इंसान की क्या हो रहा है, बोन में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा फैट दिख रहा है। आप देखिए डायग्राम से इस तरीके से, ये यहां आपके डर्मिस तक पहुंच गया था, अब डर्मिस के बाद यहां ये सबक्यूटेनियस लेयर तक पहुंच गया। तो इसी को कहते हैं हमारा नुकसान हो गया कि हम कौन सा स्टेज 3 के अंदर पहुंच गए। क्या हो गए, स्टेज 3 के अंदर पहुंच गए। याद रखिएगा सबक्यूटेनियस फैट ही दिख रहा है, बट यहां आपको कुछ नहीं दिख पा रहा, बट आगे तक घाव नहीं पहुंचा, बट नॉट द बोन, टेंडन और मसल्स। तो गाइज यहां स्टेज बाय स्टेज देखते जाइए। पहली स्टेज पे तो यहां रेड रेड हुआ था, दूसरी स्टेज में गए तो ये वाली ऊपर वाली पहली लेयर हट गई, दूसरी लेयर दिखने लग गई, तीसरी स्टेज पे गए तो तीसरी लेयर सबक्यूटेनियस दिखने लग गई। अब चौथी लेयर पे जब जाओगे आप, 4th स्टेज पे जाओगे, स्टेज 4th के ऊपर जाओगे तो आपको क्या होगा, एपिडर्मिस भी हट गई, एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस भी हट गई, डर्मिस के साथ साथ सबक्यूटेनियस लेयर भी आ गई चपेट में, और सबक्यूटेनियस के साथ साथ मसल्स को भी नुकसान हो गया, बोन्स को भी हो गया, टेंडन को भी हो गया, माने के उस एरिया के सारे पार्ट्स जो होते हैं, बोन, स्किन, सब कुछ हट गई। तो याद रखना वो स्टेज 4 के अंदर
क्लासीफाई होता है। स्टेज 4 में क्या होता है? लॉस ऑफ ऑल टिश्यू, लॉस ऑफ ऑल टिश्यू इंक्लूडिंग बोन, टेंडन एंड मसल्स। तो आपके क्या हो रहा है? अगर आपके स्किन हट जाए, मसल्स हट जाए, बोन खराब हो जाए, टेंडन खराब हो जाए, तो मान लीजिएगा ये स्टेज 4 के अंदर आ गए हैं। आप किसके अंदर? स्टेज 4 के अंदर आ गए हैं। तो आप स्टेज 4 को देख लीजिए किस तरीके से स्टेज 4 आपकी होती है। ये वाली लेयर में सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली एपिडर्मिस पे रेडनेस हुआ था। सेकंड स्टेज में एपिडर्मिस हट गई है, अब डर्मिस दिखने लग गई है। अब थर्ड स्टेज में एपिडर्मिस डर्मिस दोनों हट गई है, सबक्यूटेनियस दिखने लग गई है। स्टेज 4 में एपिडर्मिस डर्मिस सबक्यूटेनियस, मसल्स फैट मसल्स हो गई, टेंडन हो गए, बोन हो गई, सबके सब नुकसान में आ गई। स्टेज 4 कहलाती है। ठीक है गाइस, ये तो आपकी क्या हो गई? स्टेजेस हो गई। अब मैं स्टेजेस के बाद आपको कुछ बताना चाहूंगा, जैसे कि कॉमन साइट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी कॉमन साइट कहां, अगर सुपाइन पड़ा हुआ है पेशेंट तो कहां घाव हो सकते हैं, प्रॉन पोजीशन पे है तो कहां, सुपाइन साइड प्रॉन साइड में कहां घाव हो सकते हैं। तो हम देखेंगे सबसे कॉमन साइट देखते हैं कि कहां कहां एक पेशेंट के घाव आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन सुपाइन पोजीशन। इन सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन के अंदर एक पेशेंट के आपको कहां घाव देखने को मिलेंगे? सुपाइन पोजीशन होता है एक पेशेंट बिल्कुल आपके सिराने लगा के इस तरीके से अपन सीधे सोते हैं, उसी को सुपाइन पोजीशन कहा जाता है। क्या? सुपाइन पोजीशन। प्रॉन क्या होता है? उल्टे सोने को प्रॉन कहा जाता है। तो मैं सुपाइन में बताता हूं, प्रॉन में बताता हूं और लेटरली पोजीशन में, क्योंकि सवाल आया हुआ है सुपाइन पोजीशन में कहां बेड सोर होने के चांसेस होते हैं। तो याद रखिएगा सुपाइन पोजीशन में कहां होते हैं? ये आपको पेशेंट देखने को मिलेगा। इस पेशेंट के अंदर आप देखिए, ये आपका पेशेंट है, ये सुपाइन सो रहा है। कहां? सुपाइन सो रहा है। तो हमें सुपाइन में आप देखना, सुपाइन पोजीशन में कहां कहां इसको प्रॉब्लम होगी, बैड सोर होगा। सबसे पहले तो जो पार्ट कांटेक्ट में आ रहा है उसके वहां देखिएगा, तो आप देखेंगे सुपाइन के अंदर कहां कहां हो रहा है। सबसे पहले तो ऑसिपिटल रीजन, ये पार्ट आपका कांटेक्ट में आ रहा है, यहां प्रेशर पड़ रहा है, इसको कहते हैं ऑसिपिटल रीजन। सबसे पहले तो ऑसिपिटल रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा घाव। फिर आपको यहां शोल्डर पे, क्योंकि आप सोते हो तो यहां पे दम लगता है, तो इसी को कहा जाता है स्कैपुला के ऊपर भी आपको इजीली देखने को मिल सकता है बेड सोर। ऑसिपिटल रीजन हुआ, स्कैपुला हुआ, आपको इसके साथ साथ ऑसिपिटल स्कैपुला के साथ साथ आपको यहां हिप के ऊपर भी देखने को मिल सकता है बेड सोर। आपको यहां इसको एंकल, इसको ऊपर भी देखने को मिलेगा, एल्बो के ऊपर भी। ठीक है, एल्बो के साथ साथ याद रखिएगा आपको यहां आपके जो ये एंकल है, एंकल मैल्यूलस एंकल कैल्केनियस जिसे कहते हैं, कैल्केनियस में देखने को मिलेगा। साथियों याद रखना इसके आपको कहां देखने को मिल सकते हैं? एल्बो और हील के ऊपर, एल्बो हील के ऊपर आराम से देखने को मिलेगा। और ये जो रीजन है ना, इस रीजन को कहा जाता है सैक्रल रीजन। क्या कहा जाता है? तो आप क्या देख रहे हैं सर? पहले तो ऑसिपिटल रीजन में देखने को मिलेगा, ऑसिपिटल रीजन के साथ साथ स्कैपुला, स्कैपुला शोल्डर वाली बोन होती है इसके ऊपर, यहां आपको देखने को मिलेगा, यहां एल्बो पे देखने को मिलेगा, एल्बो के साथ साथ एंकल पे देखने को मिलने वाला है, एल्बो एंकल पे। और ये रीजन जो कहलाता है सैक्रल रीजन, सैक्रल बोन होती है, हिप बोन, तो वहां आपको पूरे पे देखने को मिलता है। तो ये बैड सोर आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, रही बात किसकी? दूसरे वाली पोजीशन की बात करें, यानी कि इन प्रोन पोजीशन, प्रोन मतलब उल्टी पोजीशन में। अगर कोई पेशेंट प्रोन पोजीशन में पड़ा हुआ है तो उसके अंदर कहां कहां देखने को मिलेगा?
तो आप देखेंगे प्रोन पोजीशन के अंदर, एक प्रोन पोजीशन में आपको भाई उल्टा सो रहा है तो यहां फ्रंटल पार्ट के ऊपर देखने को मिलता है, कहां, फ्रंटल बोन में देखने को मिल सकता है, मैंडिबल जबाड़े के ऊपर देखने को मिल सकता है, मैंडिबल के ऊपर, स्टर्नम के ऊपर देखने को मिल सकता है, स्टर्नम के साथ साथ ह्यूमरस बोन के ऊपर, ह्यूमरस बोन के साथ साथ ट्यूबेरोसिटी ऑफ पेल्विस, ट्यूबेरोसिटी ऑफ पेल्विस और ट्यूबेरोसिटी ऑफ पेल्विस के साथ साथ टीबिया के ऊपर। आप डायग्राम के साथ देखेंगे कि फ्रंटल बोन, मैंडिबल, स्टर्नम, ह्यूमरस, ट्यूबेरोसिटी ऑफ द ट्यूबेरोसिटी ऑफ पेल्विस और टीबिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखिए प्रोन पोजीशन में आपको कैसे देख सकते हैं, ये एक पेशेंट है, ठीक है, ये पेशेंट जो है आपका पहले तो ये सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, तो सुपाइन पोजीशन में तो आपको सैक्रम जो मैंने बताया, एल्बो, स्कैपुला, बैक ऑफ द हेड, यहां ऑक्सीपिटल रीजन तक। जब ये उल्टा लेटा हुआ है तो आप देखेंगे सबसे पहले तो फ्रंटल बोन, फ्रंटल पोर्शन पर देखने को मिलेगा घाव, यहां मैंडिबल के ऊपर भी देखने को मिलेगा, यहां बेड सोर हो जाएगा, ठीक है। फ्रंटल बोन हुई, मैंडिबल हो गया, मैंडिबल के साथ साथ याद रखना ये छाती की जो बोन होती है जिसे स्टर्नम कहा जाता है, स्टर्नम, वहां पे भी देखा जाएगा। आपकी ह्यूमरस, ये पार्ट, ये बोन जो है ह्यूमरस बोन, ये भी आपके कांटेक्ट में आ गई, ह्यूमरस बोन में भी देखा जाएगा। और ह्यूमरस बोन के अलावा ट्यूबरोसिटी ऑफ पेल्विस, ये जो आपका पेल्विस है इसकी ट्यूबरोसिटी में भी देखने को मिलता है, पेल्विस के साथ साथ टीबिया और नी भी कांटेक्ट में आ गए, नी के साथ साथ आपके क्या होगा, टीबिया तक में देखने को। तो आप क्या देख रहे हैं, इस तरीके से आपके बोन को देखने को मिलता है। जब हम बात करें कि अगर पेशेंट लेटरल तरीके से सो रहा है, लेटरल पोजीशन में, तो बेड सोर कहां देखने को मिलेगा, बेड सोर कहां देखने को मिलेगा, भाई लेटरली सो रहा है पेशेंट, तो आप याद रखिएगा जब पेशेंट आपका लेटरली है, लेटरली होता है साइड लाइंग पोजीशन में, इस तरीके से सो रहा है साइड में, तो यहां साइड में जो पार्ट कांटेक्ट में आ रहा है वहां आपको देखने को मिलेगा। तो यहां जैसे मान लीजिए ईयर आ रहा है, सबसे पहले ईयर, तो ईयर आपका आ जाएगा, मैंडिबल आ रहा है तो मैंडिबल में भी होगा, ईयर हो गया, मैंडिबल हो गया, आपकी ईयर मैंडिबल के साथ साथ याद रखना आपकी स्कैपुला जो होती है पीछे से, स्कैपुला के ऊपर भी होगा, और स्कैपुला के साथ साथ याद रखना भाई पीछे स्कैपुला हो गई तो स्कैपुला के साथ साथ आपके कॉन्डाइल्स जो होते हैं, ये कॉन्डाइल्स जो होते हैं इनकी तरफ, नी के ऊपर भी आपको बेड सोर देखने को मिलेगा, एंकल के ऊपर भी देखने को मिलेगा, एंकल्स के ऊपर भी। तो यहाँ आपके क्या हो रहा है, जो साइड में आपकी आती जा रही है उन साइड के ऊपर आपको आराम से देखने को मिलता है बेड सोर। तो जो पार्ट आपके कांटेक्ट में आएगा उन पार्ट में हमेशा इमेजिन कीजिएगा कि वो पार्ट आपका कांटेक्ट में आ रहा है क्या, वहां प्रेशर पड़ रहा है क्या, तो वहीं आपको देखने को मिलेगा। साथियों ये जो आपकी बेड सोर होता है, इस बेड सोर को नापने के लिए आपकी स्केल यूज में ली जाती है जिसे कहा जाता है ब्रैडन स्केल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रैडन स्केल कहा जाता है। ये ब्रैडन स्केल आपको क्या करती है कि आपके कितने % घाव हुआ है और ये घाव का क्या कारण हुआ उसको एक्सप्लेन करती है। तो आप ब्रैडन स्केल को देखिए किस तरीके से, ब्रैडन स्केल में क्या क्या पैरामीटर दिए होते हैं। ये ब्रैडन स्केल है साथियों। ब्रैडन स्केल आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि ब्रैडन स्केल कहां यूज में ली जाती है, तो आपको बताना पड़ेगा सर ब्रैडन स्केल बेड सोर में यूज में ली। सर इसमें यहां पैरामीटर दिए होते हैं कि वो पैरामीटर चेक करने हैं आपको कि वो पेशेंट में पाए जा रहे हैं या नहीं जा रहे। जैसे कि सबसे पहला पैरामीटर होता है मॉइस्चर। क्या होता है, सबसे पहले मॉइस्चर होता है, दूसरा पैरामीटर होता है एक्टिविटी का प्रेजेंट होना, तीसरा होता है मोबिलिटी का देखना, मोबिलिटी के साथ साथ चौथा होता है न्यूट्रिशन और पांचवा होता है फ्रिक्शन एंड शेयर। फ्रिक्शन एंड शेयर। तो गाइज ये आपके 5 पैरामीटर होते हैं। तो गाइज यहां आपको समझना क्या है,
जैसे कि मॉइस्चर की बात की गई कि तो हमें क्या करना है, पेशेंट को देखना है कि यहाँ पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट को मॉइस्चर प्रेजेंट है क्या नहीं है। तो हमने पेशेंट का मॉइस्चर देखा कि सर मॉइस्चर प्रेजेंट है, कॉन्स्टेंटली मॉइस्चर है, नहीं कॉन्स्टेंटली मतलब यहाँ नहीं है, लगातार मॉइस्चर प्रेजेंट है, वेरी मॉइस्ट बहुत ज्यादा मॉइस्ट है, ओकेशनली मॉइस्ट थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट है, यहाँ नो इंपेयरमेंट कोई मॉइस्चर नहीं है। तो आपने देख लिया। यहाँ याद रखना, यहाँ सबसे टॉप पे आपका सेंसरी भी दिया गया है, सेंसरी परसेप्शन क्या दिया गया है, सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन क्या होता है कि यहां उस पेशेंट को सेंसेशन मिल रही है, तो अगर सेंसेशन मिलेगी तो मूवमेंट दे देगा। तो यहां क्या हो रहा है, सेंसरी परसेप्शन कंप्लीटली लिमिटेड, वेरी लिमिटेड, स्लाइटली लिमिटेड, नो इंपेयरमेंट, यहां नो इंपेयरमेंट बताया। तो गाइज यहां आपको क्या करना है, जैसे कि बढ़िया कंडीशन होगी तो वो नो इंपेयरमेंट की तरफ चल जाएगा, वर्स्ट कंडीशन इस तरफ से 1 नंबर की तरफ आती जाएगी। यहां एक्टिविटी होती है कि पेशेंट जो है वो क्या है, बेड फास्ट है, बेड फास्ट मतलब बेड पे पड़ा रहता है, चेयर फास्ट चेयर पे ही रहता है, वॉक ओकेशनली कभी कभी वॉक करता है, वॉक फ्रीक्वेंटली बार बार वॉक करता है। तो याद रखिएगा उसके हिसाब से, इसकी एक्टिविटी के हिसाब से हम देख सकते हैं इसको बेड सोर होने के कितना हुआ, कितना चांसेस है। मोबिलिटी देखिए कंप्लीटली इमोबिलाइज, यानी कि वो मूवमेंट ही नहीं देता, वेरी लिमिटेड कभी कभी मूवमेंट देता है, वेरी लिमिटेड बहुत कम मोबिलिटी है, और स्लाइटली लिमिटेड बहुत ठीक ठाक से चल रहा है, और नो लिमिटेशन चल फिर रहा है। तो अब यहाँ न्यूट्रिशन में देखिए कि उसकी डाइट कैसी, पुअर डाइट ले रहा है तो उसको नुकसान होगा प्रोबेबली, इनएडुकेट कम इनएडुकेट डाइट ले रहा है, एडिक्वेट है और एक्सीलेंट डाइट ले रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। फ्रिक्शन और शेयर में क्या होता है, उसको रगड़ लगने के चांसेस, फ्रिक्शन के चांसेस देखते हैं तो फ्रिक्शन प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन के चांसेस है, पोटेंशियल प्रॉब्लम कभी कभी फ्रिक्शन हो सकता है, नो अपरेंट प्रॉब्लम, कोई फ्रिक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रेडन स्केल हमारे क्या पैरामीटर्स देता है, सेंसरी परसेप्शन हमें बताता है किसी का, मॉइस्चर बताता है पेशेंट का, मॉइस्चर की एक्टिविटी कैसी है, एक्टिविटीज हमें बताता है वो एक्टिविटी करता है नहीं करता, मोबिलिटी बताता है कि वो मोबाइल है या नहीं, चलता फिरता है नहीं, न्यूट्रिशन किस लेवल का ले रहा है, और फ्रिक्शन और शेयर है या नहीं। इससे कि क्या होगा, इससे कि पेशेंट के बारे में हमें पता लग जाएगा कि वो पेशेंट का बेड सोर का किस तरीके से क्या होने में है, बेड सोर कितने % पे हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं साथियों प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं बेड सोर को, प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर। बेड सोर का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला तो काम आपको करना है, हमें क्या करना है, पहला काम आपको फ्रीक्वेंट टर्निंग करनी है पेशेंट की, फ्रीक्वेंट पेशेंट टर्निंग, फ्रीक्वेंट पेशेंट टर्निंग करिए वन साइड से दूसरी साइड पे। आपको पेशेंट की, जो पेशेंट इमोबाइल है, फ्रीक्वेंट टर्निंग, फ्रीक्वेंट पेशेंट टर्निंग 1 आवर टू 2 आवरली, 1 to 2 आवरली, फ्रीक्वेंटली पोजीशन चेंज करनी है पेशेंट की, 1 to 2 आवरली आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी पेशेंट की। ये काम कीजिए आप, पेशेंट की क्या करनी है, पोजीशन चेंज करनी है, 1 से 2 घंटे में पोजीशन चेंज कीजिए। दूसरा हमें काम जो करना होता है वो क्या होता है, हमें स्किन डैमेज को बचाना है, तो प्रिवेंट स्किन डैमेज, प्रिवेंट स्किन डैमेज। तो हमें जो स्किन डैमेज हो रही है, इनिशियल स्किन डैमेज है, हमें उसको बचाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, मॉइस्चर से पेशेंट को बचाना पड़ेगा। किससे बचाना पड़ेगा, अवॉइड मॉइस्चर। मॉइस्चर कैसे, यूरिन कर रहा है तो यूरिन को रोकिए, कैथेटर लगाइए, अवॉइड कीजिए मॉइस्चर को। और साथियों हमें जिन पेशेंट का पता है ये कोमा वाले पेशेंट है, लगातार पड़े रहेंगे, तो हमें ऑलवेज यूज करना है एयर मैट्रेस, यूज एयर मैट्रेस, यूज एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस, यूज एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस, पॉलिस्टर बेड, यूज एयर मैट्रेस, पॉलीस्टाइरीन बेड, पॉलीस्टाइरीन बेड। तो हमें क्या करना है, या तो वाटर बेड या एयर मैट्रेस का यूज कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, पेशेंट को प्रेशर नहीं पड़ेगा, पीछे की तरफ प्रेशर नहीं पड़ने वाला। तो हमें तो काम ये करना है कि सर पहले तो पेशेंट की टर्निंग कराइए, टर्निंग होती रहेगी, बढ़िया बचता रहेगा।
स्किन डैमेज होने से बचाइए, इनिशियल स्किन डैमेज, मॉइस्चर नहीं रखना है। एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस और पॉलीस्टीरीन बेड जो होते हैं उनसे हमें यूज में लेना है, उन बेड्स को हमें यूज में लेना है। क्या करना है? यूज में रहना है। और याद रखिएगा साथियों, यूज करनी है आपको क्या, बिना, जैसे एक रिंकल आते हैं ना इस बेडशीट पे रिंकल है, तो हमें वो रिंकल फ्री बेडशीट का यूज करना पड़ेगा। यूज रिंकल्स फ्री बेडशीट, रिंकल फ्री बेडशीट का इस्तेमाल कीजिए। तो आपको क्या करना है? आपको रिंकल फ्री बेडशीट का इस्तेमाल करना है, जिससे कि क्या होगा, इजीली एक इंसान के एक घाव ना हो। भाई रिंकल्स आ जाएंगे तो वो वहां चुभती रहेगी और वो घाव करती रहेगी। तो आपको क्या करना है? रिंकल फ्री बेडशीट का इस्तेमाल करना है। और याद रखिएगा, कुछ मोशन, रेंज ऑफ मोशन दे दीजिए। हाथ काम नहीं कर रहा तो हाथ को मूवमेंट दे दीजिए, क्योंकि सर्कुलेशन बनता रहेगा। तो प्रोवाइड कर सकते हैं हम, प्रोवाइड सम मोशन एक्टिविटीज, प्रोवाइड सम मोशन एक्टिविटीज टू द पेशेंट। तो हमें क्या करना है? कुछ मोशन एक्टिविटीज करानी है, जिसके द्वारा पेशेंट क्या होगा, आराम से मूव कर रहेगा। साथियों यहां आपसे कई बार पूछा जा सकता है डाइट बताइए, तो हमें ऑलवेज गिव क्या देना है? ऑलवेज प्रोवाइड करनी है हमें प्रोटीन रिच डाइट। कौन सी? प्रोटीन रिच डाइट। जिस प्रोटीन होता है, जिस डाइट में प्रोटीन होता है वो ही देंगे। और प्रोटीन रिच डाइट के साथ साथ विटामिन सी वाली डाइट देने वाले हैं। तो आप देखेंगे प्रोटीन तो क्या करता है सर, प्रोटीन तो हमारे मसल्स को बनाता है, तो मसल्स और स्किन की तो दिक्कत आ रही है। और उसके विटामिन सी क्या करता है? इन्फेक्शन से भी बचाएगा और फटाफट काम को पहुंचाएगा, फटाफट बढ़िया काम करेगा। तो हमें क्या करना है? हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। साथियों जब आपके किसी इंसान के घाव हो जाता है तो हमें उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, आप देखिएगा। ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आप मान लीजिए ये घाव हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से इस घाव की क्लीनिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? क्लीनिंग। तो आप क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं? H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से हम क्लीनिंग कर सकते हैं। तो यहां जितना भी कोई स्कार पड़ा हुआ है, डेड टिश्यू पड़े हैं, उसको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। सबसे पहले तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से सफाई करी, ठीक है, सफाई कर दी। तो अब आप क्या करना है? आपको इसके अंदर आप इंसुलिन का यूज कर सकते हैं। इंसुलिन इन वुंड, घाव के अंदर आप इंसुलिन डाल सकते हैं। इस इंसुलिन से क्या होगा? फटाफट ये सारा एरिया जो है वो मैकेनिज्म, सेल्स को मैकेनिज्म मिल जाएगा, साइकिल से अपना क्या होगा, आराम से काम चल जाएगा। जब आप इंसुलिन डाल दी तो याद रखिएगा, इंसुलिन के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? आप जिंक ऑक्साइड से, जिंक ऑक्साइड की ड्रेसिंग करा सकते हैं। जिंक ऑक्साइड क्या होती है? ये आपकी वाटर प्रूफ कवरिंग बनाती है। जिंक ऑक्साइड क्या करेगी? वाटर प्रूफ कवरिंग बनाएगी। तो हमें क्या करना है? जिंक ऑक्साइड की कवरिंग बना सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आराम से अपना वाटर से, मॉइस्चर से हमें नुकसान नहीं होगा। साथियों यहां आपकी एक थेरेपी यूज की जाती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? 100 वॉट का बल्ब, 100 वॉट का बल्ब जो आता है पहले वाला, जो गर्मी देता है, उस वॉट के बल्ब को हम क्या करते हैं? 40 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे पेशेंट के सामने लगा देते हैं। पेशेंट के वुंड के सामने, वुंड के फ्रंट में लगा देते हैं 10 मिनट के लिए। कितने? 10 मिनट के लिए। तो ये क्या करेगा? ये सारा जितना पानी होगा उसको ड्राई कर देगा। तो ये इससे क्या होगा? ड्राई ऑफ वुंड। तो आप क्या करें? 100 वॉट का एक बल्ब लगा रहे हैं 40 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, जिससे पेशेंट का वुंड के सामने, और 10 मिनट के लिए, और ये वुंड का पानी सारा सोख लेगा। पानी गर्म जल जाएगा तो याद रखिएगा वो सोखने में बाद वो अपने आप वुंड जो होगा जल्दी से जल्दी रिकवर होगा। तो ये तो आपका क्या हुआ, बेड सोर के बारे में बात करी कि बेड सोर क्या होता है, कैसे ट्रीट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं कि बेड सोर के अंदर हम क्या क्या क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अ बेड रिडन पेशेंट इज हैविंग इंटैक्ट स्किन at the sacral region and the symptoms of warmness,
पेन एंड फर्म स्किन एट द साइड, व्हाट इज द स्टेज? माने कि बैड सोर के अंदर पेशेंट की खाल जो है वो हटी नहीं है, पेशेंट की खाल वैसी की वैसी है, तो हम उस स्टेज को क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया था ना, स्टेज 1 जो होता है इंटैक्ट रहती है स्किन, स्किन कैसी रहती है? इंटैक्ट रहती है, रेड रहती है और पेन रहता है, दर्द रहता है। तो आप याद रखिएगा स्टेज 1 जो होती है ये स्टेज है वो, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले। सुपरफिशियल अल्सरेशन ऑफ स्किन अपियरिंग ऑन एन एब्रेशन ऑफ ब्लिस्टर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। साथियों मैंने आपको बताया था कि ब्लिस्टर आपको कहां देखने को मिलेगा? सीरम से भरा हुआ ब्लिस्टर। तो हमने स्टेज 1 में तो लालपना देखने को मिल रहा था, जब स्टेज में सेकंड आती है तो पहली स्टेज में एपिडर्मिस हट जाएगी, तो सेकंड स्टेज में आपको क्या दिखता है? ब्लिस्टर दिखते हैं। तो यहां आपके स्टेज सेकंड में आपको क्या देखते हैं? ब्लिस्टर देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है आपकी अगली स्टेज, the earliest identifying sign for developing pressure sore at the skin is a localized। अगर सबसे पहले मुझे पहचानना है कि बैड सोर हो गया, प्रेशर सोर हो गया, तो उसका सबसे पहला काम क्या होगा? वहां क्या चीज देखने को मिलेगी? लॉस ऑफ सेंसेशन, बी है चेंज इन कलर, सी है कूलनेस टू टच, डी है एडिमा। तो गाइस याद रखना, जहां आपको बैड सोर होने लगता है वहां आपको क्या देखने को मिलेगा? चेंज इन कलर देखने को मिलता है, वहां का जो कलर होगा वो चेंज होता हुआ दिख जाएगा, उस जगह का कलर बदल जाएगा। ये सवाल है चेंजिंग द क्लीनिंग द बेड सोर टू बी डन फ्रॉम। बेड सोर का क्लीनिंग कर रहे हैं तो हमें बेड सोर की सफाई कैसे करनी है? भाई ये बेड सोर है तो मुझे सफाई कैसे करनी पड़ेगी? तो हमेशा याद रखिएगा, ए इनर टू आउटर, बी आउटर टू इनर, सी होता है वुंड पार्ट या ऑल सरफेस एट द टाइम। तो हमें क्या करना है? आउटर से इनर की तरफ घाव की सफाई करनी पड़ती है, बाहर से अंदर की तरफ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर वाला लेस कंटेमिनेटेड एरिया होता है, अंदर का मोर होता है, तो लेस से मोर की तरफ चलते हैं, बाहर से अंदर की तरफ सफाई करते हैं। अगला सवाल क्या आता है हमारा? Which of the following intervention can best prevent bed sore? सबसे बढ़िया तरीका क्या है जिससे बेड सोर घाव को बचा सकते हैं? ए मसाज रेडेंड एरिया विद लोशन और ऑयल, मसाज करें लाल हुआ एरिया। बी होता है चेंज द पोजीशन एवरी 1 to 2 आवर। सी होता है यूज स्पेशल वाटर मैट्रेस, या डी होता है कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई। तो याद रखिएगा सबसे बढ़िया तो तरीका तो ये होता है कि आप पेशेंट की पोजीशन बदलते रहिए, 1 से 2 घंटे में बदलते रहेंगे तो पेशेंट को आराम मिल जाएगा और बेड सोर नहीं होगा। तो गाइज ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा बेड सोर के बारे में और क्वेश्चन देखे बेड सोर के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।